Assalamu alaikum and welcome to DNA, Debate, News and Analysis. जावेद इकबाल, इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं। आज हमने शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको दावत दी है कि जरा इनका भी एक व्यू पॉइंट लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 10% जो सुपर टैक्स लगा दिया है, इसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा और अपोजिशन इसको क्या देखेगी। सो विदाउट गोइंग इन एनी डिटेल्स, मैं शाह महमूद साहब मैं आपसे शुरू करता हूं। आप बताइए, एक तो सुपर टैक्स और ये जो आपके जलसे जुलूस है, ये कितनी देर तक जारी रहेंगे? इस इकोनॉमी आप जो कहते हैं कि आप इसका बड़ा गर्क करके चले गए। देखिए, हम तो समझते हैं और हमारा मौकिफ ये है कि जब हम हुकूमत में आए थे, हमें मुस्लिम लीग नून से तबाह हाल इकोनॉमी मिली थी। $20 बिलियन का होल था जिसको हमें कैप को मीट करना पड़ा। हमने इकोनॉमी को इकदाम से स्टेबलाइज किया और स्टेबलाइज करने के बाद जब 10 अप्रैल को हम गए तो जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं आपके सामने हैं। इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही थी, रिमिटेंसेस $32 बिलियन की थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट पे था, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% थी, टैक्स कलेक्शन हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री थी और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी थी और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे थे। एक्सपोर्ट्स जो स्टैग्नेट कर रही थी उनकी 28% ग्रोथ हो रही थी। फिर मदाखलत हुई और मदाखलत के बाद इकोनॉमी में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क में आई है उसने इकोनॉमी को टैंक करने में अपना रोल प्ले किया है। इस गवर्नमेंट की इनडिसाइसिवनेस से आपने देखा कि रुपये पर मजीद प्रेशर पड़ा, फॉरेक्स रिजर्व गिरने शुरू हो गए और जो $16 बिलियन के थे वो गिर के $9.5 बिलियन पर आ गए। अब ये कहें कि हम जिम्मेदार हैं, ये दुरुस्त नहीं है। जो मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, वो पिछले 3 साल के पैदा करदा नहीं है, वो पिछली 3-4 दहाइयों के हैं और अगर आप उसका अहाता करें तो उसमें बेशतर हिस्सा हुकूमत में रही है या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या फौजी अदवार रहे हैं। तो ये जो मैक्रो पिक्चर है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो फिर भी इनका जो बयानिया है वो सही नहीं बैठता। ओके, सलीम बुखारी साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? जी, मैं शामुल साहब सलीम बुखारी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से आपको। मैंने सिर्फ ये पूछना है कि जो चाइना की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है या जो उन्होंने $2.3 बिलियन का कर्ज दे दिया है, आप समझते हैं कि इससे इस डूबती हुई इकोनॉमी को संभाला देने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी? देखिए, चाइना ने हमें कुछ रोल ओवर दिया था और वो उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट दी थी जब हम गवर्नमेंट में थे और जब हम जा रहे थे तो हमने रोल ओवर की दरख्वास्त की थी जो उन्होंने मंजूर कर ली है। वो एक प्रोसेस चल रहा था जो अब शुरू नहीं हुआ, हमारे वक्त में शुरू हुआ था, अब मुकम्मल हुआ है। ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा लेकिन ना काफी है। जो हमारा इस वक्त गैप है वो बहुत ज्यादा है। इन्होंने जो नया बजट दिया और जो नए टारगेट्स दिए, IMF ने उनको कबूल नहीं किया, तभी तो उनको आज फिर एक सुपर टैक्स लगाना पड़ा और 10% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा जो आपका एक्सपेंडिचर लेवल है वो भी अनरियलिस्टिक है, आपका जो रेवेन्यू लेवल है वो भी अनरियलिस्टिक है। तो इसलिए इट विल बी हेल्पफुल बट नॉट इनफ। इफ्तिखार साहब, मैं ये सवाल करना चाहूँगा शाह महमूद कुरैशी साहब कि आपके दौरे हुकूमत में CPEC पर काम क्यों बंद किया गया और उसके वो नताइज क्यों नहीं आए, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थे वो बंद क्यों हुए? आप CPEC की बात कर रहे हैं? जी, CPEC। जी इफ्तिखार जी, पहली बात तो है कि CPEC हमारे दौर में बंद नहीं हुआ, ये तासुर गलत है। हुआ ये कि हमारे 3 साल 7 माह के दौर में से 24 महीने से ज्यादा पीरियड गुजरा है जिसमें कोरोना था और कोरोना की वजह से दुनिया की इकोनॉमीज बंद हो पड़ी थी। आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट बंद थी, शादी हॉल बंद थे, इकोनॉमीज बंद थी, लॉकडाउन था यूरोप में, अमेरिका में, और आपने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है और चाइना अपने कोरोना से डील कर रहा था। उनकी प्रायोरिटी जो है वो इंटरनल इकोनॉमी थे। पैसे तो आए हुए थे, द मनी वाज विद यू। अस्पताल की और वो तूफान वाली थी।
पैसे अगर आए भी हुए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ था। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और हर जी शऊर पढ़ा लिखा आदमी इस बात का इदराक करता है कि जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी बिकॉज ऑफ द कोरोना फैक्टर। Do you support CPEC as a party? Yes, we do. हमने सिर्फ सपोर्ट करते हैं। हमने CPEC को आगे बढ़ाया और हमने CPEC का फेज 2 चाइना से हमने एग्रीमेंट किया, जिसमें पॉवर्टी एलिविएशन, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कोविड के बाद हुआ, ये कोविड के दौरान हुआ या कोविड के बाद हुआ? ये कोविड के दौरान गुफ्तगू हमारी हो चुकी थी और वो उसके दौरान हमने इन प्रिंसिपल फैसला कर दिया कि हमारा सेकंड फेज CPEC का क्या होगा। अच्छा साहब, क्या आप ये समझते नहीं, एक सेकेंड, क्या आप ये समझते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के लिए अब बड़े फैसले करने होंगे? यकीनन, देखिए पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन के लिए आपको रिफॉर्म्स दरकार हैं। आपको FBR में रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको इस्लाहात करनी पड़ेगी और उससे बढ़कर आपको लीकेजेस बंद करनी पड़ेगी, करप्शन को रोकना पड़ेगा। जिस करप्शन को हमारे PMLN और पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हालात ये हैं कि जब आप कलेक्शन करें और वो कलेक्शन का पैसा लोगों की जाती तिजोरियों में चला जाए और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो उनके स्विस अकाउंट्स में चला जाए, तो उससे मुल्क का खजाना नहीं बढ़ता। लोग टैक्स देते हैं लेकिन कलेक्ट नहीं होता। इसलिए करप्शन का तदारुक और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जावेद, आपका क्या सवाल है? शाह साहब, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखें, हुकूमत ने खुद को गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से निकाल के इकोनॉमिकली अवाम दुश्मन फैसले जो भी करना शुरू किए स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को, तो वो अपने आप को अगले 1.5 साल के लिए कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि वो हुकूमत करेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या PTI का अगला लाहेमल क्या होगा जब हुकूमत ने तो बैड पैच ले लिया, और दूसरा, जो लोग आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के फैसले करते हैं, अब आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इनका इरादा है अगले 1.5 साल हुकूमत करने का। ये इनकी ख्वाहिश यकीनन हो सकती है, लेकिन ये कंफर्टेबल है हरगिज नहीं। अवाम खुश है हरगिज नहीं। अगर आपके लोगों की बेचैनी देखनी है तो आप पब्लिक ओपिनियन हासिल कर लें और आपको अंदाजा होगा कि पब्लिक ओपिनियन आज इनके हक में नहीं है। लोग समझते हैं कि ये मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, इनका ना नजरिया एक है, ना झंडा एक है, ना निशान एक है, ना मंशूर एक है। ये एक अरेंजमेंट है और वो, मेरी बात तो सुनिए, बात मुकम्मल तो होने दे। बात अगर बात मुकम्मल हो जाए, तो मैं करूं कि इन्होंने, लोग समझते हैं कि ये एक अरेंजमेंट है और उस अरेंजमेंट के तहत इनको मुसल्लत किया गया है और लोग उस बात की तह तक पहुंच गए हैं। चुनाचे इनका बयानिया जो है वो लोग कबूल नहीं कर रहे और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के जलसे में शामिल होते हैं और उनकी बात को आज सुन रहे हैं और वजन दे रहे हैं। अगर वो नहीं आपकी बात में आते और आपकी जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्वेश्चन तो वहीं रह गया कि आपका अगला सियासी लाएअमल क्या होगा? देखिए, हमारा सियासी लाएअमल तो है अवामी राब्ता। हम आवाम से रुजू कर रहे हैं। हमारे इल्म में है कि इनकी कोशिश है कि मुख्तलिफ इदारों असरअंदाज होकर मन पसंद नताइज हासिल करना। अब आप देख रहे हैं कि 20 इलेक्शन पंजाब में हो रहे हैं। ये सिर्फ 20 सीटें नहीं हैं, ये हमजा के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। चुनाचे पूरी इंतजामिया, पूरे फंड झोंक दिए गए हैं ये 20 सीटों का रिजल्ट हासिल करने के लिए और जोड़ तोड़ हो रहा है। लोगों की वफादारियां खरीदी जा रही हैं, पैसा फेंका जा रहा है ताकि हमजा की कुर्सी बच जाए। अगर हमजा की, तो क्या अब आपके मामलात कोई मुक्तदर हलकों के साथ कोई बेहतर हुए जो आप समझते हैं कि? देखिए, हमारी मुक्तदर हलकों से कोई लड़ाई नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का हर इदारा है, उसका अपना आईनी रोल है और उसको अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए।
जब वो अपने आईनी रोल से तजावुज करेगा तो मुश्किलात पैदा होंगी और इदारे का इमेज भी मुतासिर होगा और मुल्क का निजाम भी मुतासिर होगा और जमहूरियत पर लोगों का एतमाद भी उठेगा। अच्छा शाह महमूद साहब, एक फाइनल क्वेश्चन एंड देन आई नो वी नो यू आर बिजी। ये बताइए कि जो ऑयल की हम बात करते हैं, क्या वाज योर डील कंप्लीटेड विद रशिया कि 30% पे आपको ऑयल मिलेगा, और फिर जो आपके आज कोल्ड रिलेशंस हैं बिकॉज ऑफ स्पीचेस बाय द बाय द चेयरमैन अगेंस्ट अमेरिका, डू यू थिंक इसको हम हील कर सकते हैं? आप देखिए, पहली बात तो ये है कि हम रूस क्यों गए थे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं था। हम रूस गए थे पाकिस्तान के अवाम के मफाद में, क्योंकि रूस के पास ऑयल मौजूद था और हमने उनसे गुफ्तगू की थी कि इंटरनेशनल मार्केट से 40% कम कीमत पर हमें दें। जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो हिंदुस्तान को दे रहे हैं, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमें ऑयल दें। नंबर एक, हमारा उनसे तकाजा था कि हमारे पास 2 से 3 मिलियन टन हमारी गंदम की पैदावार शॉर्ट होगी और आटे की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमें 30% इंटरनेशनल प्राइस से कम हमें गंदम दें, और इस पर हमारी पेशरफ्त आगे हो चुकी थी। नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बिगाड़ना मकसूद नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अमेरिका से दोस्ती हमें मंजूर है, गुलामी मंजूर नहीं है। हमारे यहाँ 75 साल अमेरिका की गुलामी में हम हाथ बांध के खड़े रहे और अमेरिका ने जो कहा, क्या कहा, सफेद कहा, हमने मनवन माना। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम अब समझती है कि हमें अपनी खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए आजाद खारजा पॉलिसी दरकार है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हमारी जरूरत है, लेकिन अच्छे ताल्लुकात का ये मतलब नहीं है कि हम आजाराई करें। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ दोस्तियां बढ़ाई हुई हैं, क्या हमने इतराज किया? अगर हम रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो अमेरिका को इतराज क्यों होना चाहिए? अगर चीन के साथ हमारा एतमाद का रिश्ता है, तो अगर अमेरिका चीन को कंटेन करना चाहता है तो इसमें पाकिस्तान का उन पर एतमाद का रिश्ता है, हम उसको मुतासिर क्यों करें? हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, बशमूल अमेरिका। खान साहब, एक जुमले की इजाज़त दे दें मुझे। आप ये फरमा रहे हैं कि जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, तो तब भी गुलामी का दौर था? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था, और वो आजाद पॉलिसी नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पे उनका किस किस्म की डिक्टेशन थी। आपने देखा कि रेमंड डेविस को किस दबदबे से और हंटर के जोर पर उन्होंने यहाँ से आजाद कराया। मेरी मुखालफत के बावजूद आपने देखा कि सब इदारे खामोश हो गए। अच्छा, बहुत साहब, मेरा आखिरी सवाल, माय लास्ट क्वेश्चन, अगरचे मैं सवाल नहीं करूँगा कि अगर रेमंड डेविस को भेजने का फैसला गलत था तो शाह महमूद कोई साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? एक बात मैं जानना चाहूँगा, जो 20 नशिस्तें हैं जो इफ्तिखार साहब अपनी दुरुस्त कर लीजिए। मुझे पता है क्या बात में, मुझे पता है की किताब पढ़ लीजिए। शाह महमूद साहब, ना मैं आपसे आर्गूमेंट करना चाहता हूँ, ना हमें इस डिबेट में जाना है। मैंने सवाल कर दिया, आपने जवाब दे दिया। मेरा ये आखिरी सवाल आपसे, इन 20 नशिस्तों पे जो आपकी हैं, कितनी नशिस्तों पे आपको कामयाबी की उम्मीद है? और जो आपने अभी एक मुबैना तौर पे एक इल्ज़ाम लगाया है, उस इल्ज़ाम को जस्टिफाई करने के लिए 2 मिसालें मुझे दे दीजिए। नंबर एक, इन 20 नशिस्तों में हमने जो सर्वे कराया है, आज पंजाब के 5 बड़े शहर पिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पीटीआई नून से आगे है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ये सर्वे किसने किया है? कोई इंटरनेशनल कोई नॉन गैलप पोल टाइप चीज है, ये क्या है? मैं ऐसे करता हूं, मुझे आप अपना व्हाट्सएप दे दीजिए, मैं सर्वे आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप खुद उसका मुलाहिजा फरमा लीजिए खुद। अच्छा। एक नंबर एक, आपने कहा 2 मिसालें, मैं आपको मिसालें देता हूं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन मुसलसल हो रही है। मैंने वीडियो क्लिप्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, जिनका सरकारी कैंडिडेट कह रहा है कि 17 जुलाई से फला 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 तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उनको तस्वीरें भेजी हैं जहाँ नया पाइप फेंका गया है, टफ टाइल्स भेजे गए हैं, नया काम हो रहा है। कंप्लीट वायलेशन हो रही है। मैंने उनकी अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है जिसमें वो थ्रेटन कर रहे हैं सरकारी अफसरान, उनकी बाकायदा कैंपेन में मुलव्वस हैं। जो लोग हमारे साथ
हैं उनकी वफादारियां तब्दील करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फैक्ट है और ये हुकूमतें करती आई हैं और ये भी कर रही हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि हम इससे निजात हासिल करें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। वेरी मच शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ये हमारे साथ थे और आपने सुने एंड ऑफ कोर्स हर एक का अपना व्यू पॉइंट है। लेकिन अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड we'll discuss whatever is going on in Pakistan. Stay with us. वेलकम बैक टू डीएनए। पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि साबिक फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ थे शाह महमूद कुरैशी, उनके व्यू पॉइंट्स आए। लेकिन जो मेन खबर जो है वो जिस तरह प्रोलॉग में इतना कह नहीं सके कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बड़ी बड़ी संतों पे 10% सुपर टैक्स लगेगा। क्या इज दैट द राइट वे? क्योंकि 2000 पॉइंट्स आपके स्टॉक एक्सचेंज के नीचे चलेगी। अब इसको हम रिवाइवल कैसे लेके आएंगे? बुखारी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे, हुकूमतों के ऊपर दबाव डालते रहे कि जी जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार कारखानों के मालिक हैं, उनको आप पूछते नहीं हैं, गरीब आदमी का खून निचोड़ते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर हर दफ़ा आप टैक्स बढ़ा देते हैं। अब पहली दफ़ा अगर किसी ने जुर्रत करके, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ यूनिलैटरल डिसीजन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंसल्टेटिव मीटिंग विद ऑल द बिग बिजनेसमैन और उनकी कॉन्सेंट इसके अंदर शामिल है। और ये 10% टैक्स जो उन्होंने लगाया है वो सस्टेन कर सकते हैं, वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। और ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, अब जो पीटीआई है कि जी वो कारोबार बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। उनकी कंसल्टेशन कॉन्सेंट उनकी शामिल है इसमें। और इसकी एक मिसाल अगर आप इजाज़त देंगे, खान साहब भी मुझे और पीजे आप भी, तो एक इंडिया के हैं अडानी साहब, उन्होंने $7.7 बिलियन जो हैं वो दे दिए हैं सोशल यानी कामों के लिए। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बिग सरमायादार जो हैं जिन्होंने यहीं पर अपनी फॉर्चून्स बनाई हैं, वो कौम की बेहतरी के लिए, आम आदमी की सहूलत के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं। ये मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर मौजूद है। तो हमारे यहाँ भी चैरिटी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 5 मुल्कों में से एक है। तो हमारे यहाँ सेक्रीफाइस का जज्बा तो हर लेवल पर मौजूद है। अगर हमारा बिग बिजनेसमैन जो है इस वक्त हुकूमत की मदद करे, अवाम की बहबूद के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ख़राबी है। और ना ही मुझे ये लगता है कि इसको किसी शदीद तरीके से रजिस्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से हुकूमत को इस इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए जहाँ हमारे फ़ॉरेन दोस्तों का रोल होगा, जिस तरह चाइना ने इतना बड़ा कर्ज़ा जो है 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे दिया है, इसी तरह सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, ये अगर तुर्की अब तो उसको कहना चाहिए तुर्किया, बल्कि वो अगर हमारी मदद के लिए आ जाएंगे तो ये क्राइसिस जो है ये ख़त्म भी हो जाएगा, टल भी जाएगा, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और आने वाले सालों में तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। जी इफ्तिखार साहब, ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था कि वो कर्ज सवारो एंड ऑल दैट, हम ये क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ अ वेरी प्लॉजिबल आइडिया। नामुमकिन हुआ, जो कर्ज सवारों पर लोगों ने पैसे दिए, उसका कोई मैकेनिज़्म प्रॉपर था नहीं और इस पर डिबेट हुई, उसकी हमायत में, मुखालफत में। ये जो सुपर टैक्स लगा है वन टाइम है, वन टाइम कुर्बानी दें। और ये जो होता है ना 2000 पॉइंट्स गिर गई, 10,000 पॉइंट गिर गई, तो सवाल ये है ये कितने पॉइंट से शुरू हुई थी आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले। और दूसरी बात है, सरमायादारों ने पैसा यहीं से कमाया ना, इसी मुल्क से कमाया, इसी इंडस्ट्री से कमाया। और अगर वन टाइम उनको देना पड़ रहा है और उसका फ़ायदा उनको होगा इनडायरेक्टली। अगर पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाती है, जो कर्ज़ों की अदायगी हमने करनी है, अगर हम वो अपने कर्ज़े बरवक़्त अदा करने लग जाएंगे, तो जो दूसरे मसाइल और जो दूसरी शराइत कर्ज़ा देने वाले एजेंसियों की हैं, उनसे भी हम बच जाएंगे और मुल्क के अंदर एक मजबूत इक़्तिसादी फ़िज़ा भी पैदा होगी। ये उनका भी मुल्क है ना, ये सिर्फ मेरा मुल्क तो नहीं है कि मैं सैलरीड क्लास का हूँ तो मैं देता जाऊँ। ये उनको सोचना चाहिए। ठीक है, उनको पल्ले से 4 पैसे देने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब कुछ मुल्क की ने ही दिया है। ये जहाज़, ये मुरब्बे, ये फार्म हाउसेस, ये अयाश ज़िंदगी, ये बरतर और आला अपने आप को समझना,
और अपने आप को सोचना, ये सब इसी मुल्क को, इसी धरती ने दिया है। धरती के रहने वालों की मेजॉरिटी जो गरीब आवाम हैं वो सपोर्ट चाहते हैं। इस वक्त चाइना से हम सपोर्ट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम सऊदीया से मांग रहे हैं, हम दूसरे ममालिक से भीख मांग रहे हैं। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कह रहे हैं आओ और कंट्रीब्यूट करो, आओ और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करो। नथिंग बैड इन इट, और दिस इज वन टाइम, और मुझे उम्मीद है कि वन टाइम अगर ये होगा तो हमें ऐसी स्पेस मिल जाएगी कि हम अपने बैरूनी जो भिखारियों की तरह कर्जा लेते हैं उसको हम कम कर दें। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये तो आपने कह दिया, जावेद इस पे आपने मुझे देना है कि हम कहते हैं कि बाहर वाले आके कंट्रीब्यूट करें। सलीम बुखारी साहब ने जबरदस्त किस्म का एक एग्जांपल दिया है अदानी का। मुझे आप बताएं, हम बाहर वालों के पास क्यों भीख मांग रहे हैं? आपके पास मल्टी बिलियनर्स है पाकिस्तान में, ये क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते? ये हम क्यों बाहर जाएं जब आपके पास अपने मल्टी बिलियनर लोग बैठे हुए हैं? व्हाई कांट दे कंट्रीब्यूट? आपने सही कहा, इन्होंने पैसा पाकिस्तान से बनाया ना, तो आज पाकिस्तान मुसीबत में है, तो ये क्यों नहीं दे सकता पैसा? क्यों जावेद, मुझे बताओ आप। इसलिए नहीं दे सकते, यहाँ सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, गैप इतना बड़ा है, और अवाम, इन तीनों का गैप इतना ज्यादा है, दे डोंट वांट टू ट्रस्ट। यही वजह है कि ये जो कंट्रीब्यूशन की आज बात कर रहे हैं, हम मसाले दे रहे हैं, वो हुकूमत को पैसा नहीं दे रहा, वो अपनी सोशल कॉजेज के लिए खुद पैसे वो स्पेंड करेगा, तालीम में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और सोशल वेलफेयर में। ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट। और इधर गवर्नमेंट ने ये जो 10% लगाया है सुपर टैक्स, आपको याद होगा जब हम बजट पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा था ये तो एक बजट है, आने वाले वक्त में और बजट आने, और ये भी अभी बजट इधर रुका नहीं है। अभी आने वाले वक्त में आप पे गैस जो बढ़नी है 45%, उसका बॉम्ब शेल गिरना है, फिर बिजली का बॉम्ब शेल गिरना है। आप इंडस्ट्रियल से तो डिमांड कर रहे हैं, आप पहले ये बात समझे कि इंडस्ट्री को चलने हमने दिया तो होगा ना। बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट में ये हालत है कि हमने बजट में 5% जीडीपी रखी है। मुझे ये कोई अक्लमंद जी शऊर इंसान ये बता दे कि जब डॉलर आपका 210 पे हो, बिजली की कीमत आपकी डबल हो रही हो, गैस की कीमत आपको ना मिल रही हो, लोड शेडिंग हो, आपकी एलएनजी के सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, आपकी एलसीज नहीं खुल रही, आपके सौदे नहीं हो रहे, महंगाई का ये जो तूफान है, इस तूफान में इंडस्ट्री को चलाना ही बहुत बड़ा। चलो मैं जरा इफ्तिखार से पूछ ले, ये जो फिगर्स है इफ्तिखार साहब आपके पास है, कितनी बढ़ेगी जुलाई और अगस्त? देखें, इफ्तिखार साहब से पूछ लीजिएगा ना। बात यह है कि जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो उसका दूसरा असर ये होना कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फिर उसका असर किस पे आएगा? और ऊपर से आज मिफ्ता साहब ने स्टेटमेंट क्या दी है कि ये 10% सुपर टैक्स लगाने के बाद अवाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इवेंचुअली वो 10% जो टैक्स है वो अवाम पे ट्रांसफर करना है ना। उसकी जो गुड्स हैं वो मार्केट में जानी है, मार्केट में लोगों ने परचेज करनी है, तो लोगों ने कहां से सस्ती परचेज करेंगे? इसका मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जहां इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है वहां मुआशी इस्तेहकाम है। अब इन चीजों से हमें कोई मिल बैठ कर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम इनके मसाइल को हल करेंगे। तारीफें करने से कुछ नहीं होना। देखिए जी, मैं तो सिंपल जानता हूँ कि ये जो पैसा कमाया है इन्होंने यहीं से कमाया है। अगर ये मुल्क बुरा है, अगर इस मुल्क के निज़ाम में बहुत ख़राबियाँ हैं, मुल्क में गवर्नेंस थी नहीं, और ये पॉलिटिशियन जो बदतरीन लोग होते हैं किसी भी समाज के अंदर, इन पॉलिटिशियनों की नाकाम पॉलिसियों की बिना पर ये लोग खरबपति हो गए, और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हालांकि ये लोग बुरे थे, इनकी पॉलिसियाँ बुरी थीं, इनको निज़ाम हुकूमत चलाना नहीं आता, तो ये पैसा कहाँ से इनके पास आ गया भाई? यहीं से कमाया है। तो आए, दें और कौम की खिदमत करें, इसमें बुरी बात क्या है? और अगर मैं ये थी सबसे पहले फिर प्राइम मिनिस्टर शुरू करें ना। एक सेकंड, बिजनेसमैन है ना, वो बताएं कितनी कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट है, चल रही है, लेकिन एक किरण मुझे तो कम से कम नजर आई है कि आज के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक मेंशन किया कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जिसमें सारे बैठे,
क्यों बुखारी साहब, ये ग्रैंड डायलॉग डू यू थिंक ये सिमर डाउन कंडीशंस करेगा हमारी या नहीं? देखिए, ये कोई मजबूरी के तहत उन्होंने नहीं की है। अगर आप जाएं, पहला इजलास जो था, जो पिछली हुकूमत में इंतखाब लड़के आई थी और वज़ीर आज़म साहब ने पहला खिताब किया था, उस वक्त भी इन्होंने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े होकर कहा था कि आइए हम आपसे मिसाके मईशत कर लेते हैं ना। उस वक्त उन्होंने उनकी बात मानी थी और मुसलसल 4 साल वो नो स्पीकिंग टर्म यानी कुट्टी पर रहे, जिसकी वजह से आज हमें ये पहाड़ जैसे मसाइल ना पड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी बात को दोहराया है कि आइए अभी भी वक्त है कि हम मिल के बैठ जाते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये जो टैक्सेस लगे हैं, आपने देखा कि इसकी अनाउंसमेंट के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, बड़े सरमायाकारों की तरफ से नहीं आया, इसलिए कि इससे पहले एक इजलास हुआ था, बड़ा मैराथन इजलास था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सरमायाकारों के साथ मिल के बैठ के मजबूरी बताई थी अपनी, और उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर नोट किया था कि हाँ, हम हुकूमत की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अभी मुझे, जब आप ब्रेक पर थे तो मुझे खान साहब कह रहे थे कि भाई या तो ये सरमाया कहीं बाहर से बोरियों में से भर के लाए हो ना, अगर यहीं रह के इन्होंने कमाया है इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, तो फिर इनको थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी चाहिए ताकि कौम के मसाइल और जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और बहरान जो है उससे निपटा जा सके। मेरे ख्याल से ये सूरत हाल जो है ये इसी सूरत में ही थम सकती है कि जो हमारा सरमायाकार है वो भी चिप इन करे, जो हमारी पॉलिटिकल लीड है वो एक पेज पर आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स आएगा तो ये इक़्तिसादी बहरान जो है इसको मदद करने में, इसको यानी हल करने में। लेकिन बुखारी साहब ये जो अभी इफ्तिखार ने बात की है कि चले वो मिसमैनेज हो गया या सही तरह प्लान नहीं किया, ये जो कर्ज उतारों वाला एक प्लान था, डोंट यू थिंक अगर इसको आप सही तरह स्ट्रीमलाइन करें, यार एवरीबॉडी 20-22 करोड़ रुपए जो लोग हैं दे कैन कंट्रीब्यूट टू इट। देखिए, ये मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि अगर ये सब कुछ इसी तरह से हो जाए जैसे आपने कहा है तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल अपोजिशन है वो अगर डिनाइल मोड में रहेगी, बात ही करने के लिए आमादा नहीं होगी, किसी तरीके से चिप इन करके हुकूमत को इस बहरान से निकालने में ममदू साबित नहीं होगी, तो ये कैसे होगा? ये तो मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप के लिए सोचने की बात है कि क्या वो मुल्क के लिए इतना दर्द रखते हैं कि वो अपनी सियासी दुश्मनी, सियासी मखासमत, सियासी मुखालफत जो है उसको ज़रा थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के एक नेशनल कैंपेन के तौर पर इसमें शामिल हो जाएं और मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से निकालने की कोशिश करें। ऐसी बेपनाह मिसालें आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड में मिल जाएंगी जहां अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे होके मुल्क को बहरानों से निकाल पाते हैं। यही मेरी ख्वाहिश और यही मेरी राय है। क्यों जी इफ्तिखार साहब? हाँ, एग्री। देखिए सर, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये कहता रहा कि इस मुल्क से कमाया ना, अगर ये मुल्क डिमांड कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, इसके गरीब आवाम की गुर्बत के ख़ात्मे के लिए एक रास्ता हमें मिल रहा है तो हमें उस रास्ते को अपनाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द 2-2.5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएंगी कि जो आज ये कुर्बानी देंगे अपना सुपर टैक्स की शक्ल में, इनको खुशी होगी कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। देखें, अब बाय द वे किन चीज़ों पे लगा टैक्स उन्होंने लगाया जी, स्टील, तेल, गैस, खाद, LNG, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल। इनमें से सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट इकोनॉमी के ताबे चल रही हैं, उनकी प्राइसेस रोज़ अप एंड डाउन होती हैं। तो कोई ऐसी बात तो नहीं है, ये बना रहे हैं तो जब प्राइसेस अप एंड डाउन करते हैं तो पैसा इनको मिलता है या नहीं मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मुल्क आपका है, उतने मुल्क आपका है जितना एक रेडी वाले का है। अब रेडी वाला बेचारा 10% नहीं दे सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, आप कर सकते हैं। और फिर ये सवाल जो मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तक कि 40,000, पता नहीं एग्जैक्ट जावेद बताएगा, 40,000 को जो टच कर रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और किस साल से शुरू हुआ? तो इन्होंने ये सारा पैसा कहाँ से कमाया? कितनी कंपनियां इनलिस्टेड थी और कितनी कंपनियां अब इनलिस्टेड हैं? तो इनके पास ये सब कुछ कहाँ से आया? इस धरती ने दिया, इस धरती ने दिया। यहाँ के मजदूरों से जो मेहनत इन्होंने कराई, ठीक है उनको कुछ तनख्वाह दी होगी, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी मजदूरी जो थी उससे पैसा बना। हवाई जहाज़ जो खरीदते हैं ये उस पैसे से आते हैं। हम उनसे वो पैसा नहीं अभी छीन रहे, अभी वो दौर नहीं आया। लेकिन अगर रियासत को ज़रूरत पड़ी तो रियासत का हक है कि रियासत किसी किस्म का भी कोई फैसला कर सकती है।
पाकिस्तान के गरीब आवाम को बचाने के लिए किसी किस्म की भी टैक्सेशन हो सकती है। ठीक है, 2000 कम हो गया पॉइंट तो किसका हुआ? गरीब का तो नहीं हुआ। 2000 पॉइंट अगर कम हुए तो उन्हीं के हुए ना जो 46,000 तक गए। तो मेरा सिंपल सी डिमांड है, वी ऑल शुड पे द टैक्स। और मैं हैरान हूं कि जावेद हमेशा टैक्स की हिमायत करता रहा और इसका मुतालबा रहा कि टैक्स के जो को ब्रॉड करो, और पीछे आप भी टैक्स के बहुत बड़े हामी रहे हो, तो इसके ऊपर हमें उसी तरीके से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। क्यों जी जावेद? सर, हर चीज की टाइमिंग होती है। एक तरफ आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं और बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है कोई रिएक्शन नहीं है। ये 2000 पॉइंट रिएक्शन को अगर आप रिएक्शन नहीं मानते तो फिर मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और दूसरा, अगर कोई इस खुशफहमी में फिर रहा है कि ये 10% सुपर टैक्स लगा के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इस पे भी मैं कोई बात नहीं करूंगा। जब महंगाई नहीं होगी, ये भी सोचने की बात है कि क्यों नहीं होगी, ये इन्होंने जेब से तो नहीं देना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, असल क्वेश्चन आ जाता है कि आने वाले वक्त में हमें अब झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। आज अगर हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे, अवाम को हकीकत बताएंगे, अवाम को हकीकी सिचुएशन बताएंगे, तो मैं ये समझता हूं और ऑनेस्ट हो जाएंगे, तो फिर शायद ये मुल्क आगे बढ़ सके। क्यों कि आज ये हम लोग पॉलिटिकल सियासत की बजाय तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं PMLN या हुकूमत को नहीं कह रहा, तमाम को चाहिए कि अब पाकिस्तान की सियासत करें, बस कर जाएं। आपने अपनी अपनी सियासत कर ली, अब इस मुल्क का ख्याल करें, इस कौम का ख्याल करें। अगर ये मुल्क और कौम बचेगा तो आपकी नस्लें सियासत करती रहेंगी। ये अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तबाही के उस दहाने में जा चुके हैं कि आज हमें अगर कर्ज भी मिल रहा, देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हम कर्ज लेकर खुश हो रहे हैं कि चलो हमें मिलने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये हम इसे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तो गुजार लेंगे। फिर जब मुल्क दोबारा 150 या 160 अरब डॉलर के नीचे, कर्जे के नीचे आएगा, फिर हम ये इसी सिचुएशन में आएंगे। इस सिचुएशन से निकलने का आपके पास जो हल है, वो हल यही है जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ वाली से जो बात कर रहे हैं उसको सीरियस लिया जाए, और जो भी लोग हैं जो डिसीजन मेकर हैं या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय ऑल मींस हमें इन सबको बिठा के 5 चीजों को आउटसोर्स कर दें। मईशत को, अपनी गवर्नेंस को, हेल्थ केयर सिस्टम को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, ताकि ये कमीशन, करप्शन और ये मामला ही खत्म हो जाए। चले जी, एक ये ब्रेक का वक्त हो गया। अच्छा हो गया जो बाद में इन्होंने थोड़े ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू। फिर बुखारी साहब का टेक लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू DNA। काफी डिबेट हो गई है, लेकिन जो पैसा आएगा $2.3 बिलियन और जो बाकी भी एड आएगी, एक सेनेटर, अमेरिकन सेनेटर है, उसका आप देख लें सोशल मीडिया पे, उसकी बड़ी अच्छी उसने बात की। उसने कहा ये हम लोग हैं जो इन पे मुलवस कर देते हैं, इनको लोन देते रहते हैं, और ये सारी उम्र वही लोगों पे टैक्स लगा के फिर हमें वापस करते हैं। बड़ी सही बात की उसने। क्वेश्चन इज, अब हमारे वजीर आजम गवादर भी गए, बुखारी साहब बताते हैं फ़ख़ार एंड जावेद अपना काम कर रहे हैं, उनका हक भी दे रहे हैं, कह रहे हैं उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन हम ये सारा पैसा ला के कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको? बुखारी साहब देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर ने गवादर में जो 2 इजलास जो है उनकी सदारत भी की है और फिर उन्होंने TV के ऊपर आवाम से खिताब भी किया है, उसमें 2-3-4 बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 3 साल में 2 प्रोजेक्ट का पैसा हमारे पास मौजूद था। पहली किस्त आ गई थी, जो 150 बेड का अस्पताल बनना था वहाँ, उसकी फिजिबिलिटी तक नहीं किसी ने बनाई, पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। और इसी तरह से तूफ़ान से गवादर पोर्ट को बचाने के लिए जो एक तरह की वॉल बनाई जाती है, उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट चीन जो है फ्री करने के लिए तैयार था। उसकी भी किस्त जो है और पैसे जो हैं वो आए पड़े हैं, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक कदम आगे नहीं उठाया। इस क्रिमिनल निगलेक्ट का कौन जिम्मेदार है? एक तो इसका हिसाब होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो 2 बड़े मसले हैं, एक जो है वो मछली पकड़ने का जो राइट है गवादर के लोगों का, और सिंध के कुछ मशेरे जो हैं वो आ जाते हैं वहाँ
ट्रॉलर्स लेके बड़े बड़े और शिकार करते हैं, उसका उन्होंने कहा मैं हल करूँगा। दूसरा पीने का पानी, और तीसरा वहाँ के लोगों के लिए कॉलोनी बनाने का। ये उन्होंने कहा कि ये पिछली हुकूमतों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अगले 3 से 6 महीने में सरफेस पे आ जाएंगे। बिजली 100 मेगावाट ईरान से अगले 3 महीने में पहुंच जाएगी। सितंबर में वो कहते हैं कि यहाँ के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हम विंड मिल और जो सोलर है उसके प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, एक एक घर के ऊपर। हर घर के पास अपना सोलर सिस्टम होगा, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए उन्होंने वहाँ के अवाम से अपील की है कि खुदा के लिए आप यहाँ हुकूमत के साथ जो है उसका साथ दें। और एक और बात, 100 मेगावाट बिजली का मैंने जिक्र कर दिया जो ईरान से आ जाएगी। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि देखिए इस बिजली के आ जाने से नेशनल ग्रिड के ऊपर जो लोड है वो ऑब्वियसली 100 मेगावाट कम हो जाएगा। और जो बिजली महंगी करनी पड़ी है उसकी वजह यह है कि जो मैसिव सर्कुलर डेट बिजली का और यानी उसका गैस का जो छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, उससे भी हमने निपटना है। इसलिए बिजली जो थोड़ी सी महंगी होगी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ जो है इसके अलावा वहाँ नहीं रहा। एक आखिरी बात जो इस हवाले से अर्ज़ करनी है, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लिए NFC में जो सबसे ज़्यादा पैसा रखा गया है 100 बिलियन रुपीज़ वो बलूचिस्तान के लिए है, पंजाब के लिए 58 है, सिंध के लिए 61 है और KPK के लिए 48 है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हर NFC अवार्ड में पंजाब पिछले 11 साल से 11 बिलियन रुपीज़ जो है वो हर साल बलूचिस्तान को देता है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता भी किया है, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, ताकि ये जो सरमाया मिलता है इसका इफ़ेक्ट ग्रास रूट लेवल पर वहाँ के लोगों तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि आज का उनका ये दौरा कई हवालों से बहुत अहम था, और हम देखेंगे कि जो एक तासुर है कि काम रुका हुआ था CPEC पे, काम जो है वो स्लो डाउन था, वो पेस पकड़ेगा। इसके लिए वो जाने जाते हैं, पंजाब स्पीड से चाइना वालों ने उसका नाम रखा हुआ है। लेट अस सी कि आगे बात कैसे बढ़ती है। चलें जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। इफ्तिखार साहब, एक आप और एक जावेद आप, प्लीज़। आई एग्री, जो कुछ बुखारी साहब ने कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। अभी मोबाइल पे मुझे एक मैसेज आया रेमंड डेविस के हवाले से कि बात ठीक है, शाह महमूद कुरैशी रेमंड डेविस के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, क्यों देर की, कैसे देर की, क्या उनको कोई और वजारत दे रही थी, ये एक डिबेट अखबारात में छपी है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। अब आप जावेद को देखें, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं बलूचिस्तान के हवाले से। पिछले कई सालों से जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रेसिडेंट आया, उसने बेतहाशा फंड्स दिए हैं, बेतहाशा डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने भी वही गुफ्तगू की है। असल चीज़ है अमली तौर पे क्या होना है, क्या आया हम आने वाली हुकूमत फिर इन्हीं पे ब्लेम डालेगी या ये कुछ करके दिखाएंगे। मसला सिर्फ इतना है कि पंजाब बलूचिस्तान के अंदर, मेरी एक बड़े मोतबर आदमी से गुफ्तगू हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, उधर कोई ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उधर डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया जाता है, वो ग्रास रूट लेवल तक जाए। यही बदकिस्मती है। हमें उस चीज के लिए काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को उधर नेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने चाहिए जो फंड्स भी एलोकेट करते हैं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो और ताकि वो नीचे ग्रास रूट तक आवाम को उसका फायदा हो। थैंक यू जावेद, थैंक यू इफ्तिखार साहब, ऑफ कोर्स थैंक यू बुखारी साहब। एंड बात वही आ जाती है, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है ग्रैंड डायलॉग, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप इस ग्रैंड डायलॉग में फॉर द सेक ऑफ द कंट्री अगर आप नहीं बैठेंगे तो फिर आपने कब बैठना है। वी आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। अब आपको पता है जुलाई में भी बिजली ऊपर जाएगी, अगस्त में भी जाएगी और उसके बाद तेल भी ऊपर जाएगा। तो ये कोई गवर्नमेंट खुशी से नहीं करती, ये मजबूरी है और इस मजबूरी को हमने सब मिलके इस मजबूरी को ठीक करना है। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफिज।